नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल टीजी2 पार्क एनपीसीआईएल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये सीरीज आपकी टॉपिक वाइज है। आज के टॉपिक में हमने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। हम आज 192 नंबर प्रश्न से आगे करेंगे। अगर आपने इसके पहले वाले प्रश्नों को नहीं देखा है तो सारे प्रश्न वीडियो के माध्यम से ज़रूर देखें। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए, जैसा कि आज का हमारा प्रश्न दिया गया है, किसी भी सामग्री की विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ओम इंटू सेंटीमीटर। ये इसका राइट आंसर है। किसी भी सामग्री की विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ओम इंटू सेंटीमीटर होती है। जैसा कि फार्मूला होता है रो बराबर आर ए अपान एल, जो कि होता है यहाँ पर आर यानी आर का मात्रा ओम होता है, जो कि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर सेंटीमीटर काट देंगे, आपका यहाँ पर ओम इंटू सेंटीमीटर आ जाएगा, जहाँ की ए एरिया को प्रदर्शित करता है, एल जो है लंबाई को प्रदर्शित करता है। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, प्रतिरोधक के अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार बैंगनी बैंड का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि 7 होता है। ये इसका सही उत्तर है। जीरो आपका होता है ब्लैक का होता है, जीरो ब्लैक यानी काला का होता है, और हरा जो होता है वो 5 का होता है, और जो 3 होता है दोस्तों, 3 आपका होता है ऑरेंज का होता है, जो कि नारंगी का होता है। चलिए, हम सारे कोड के बारे में आपको बता देते हैं। यहाँ पर हाल फिलहाल आपका आंसर है बैगनी, राइट आंसर है। चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि ब्लैक का 0, रेड का 2, येलो का 4, ब्लू का 6, ग्रे का 8, ब्राउन का 1, ऑरेंज का 3, ग्रीन का 5, वायलेट का 7, वाइट का 9 दिया गया है। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, कार्बन प्रतिरोधकों की पावर रेटिंग की रेंज है। सही उत्तर आपका है, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए, 1/8 वाट से लेकर 2 वाट तक ये इसकी रेंज होती है। राइट आंसर है। चलिए, यहाँ पर देख लेते हैं, कार्बन प्रतिरोध की पावर रेटिंग 1/8 से लेकर 2 वाट तक होती है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि दिया गया है। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आपका सवाल दिया गया है, आपको इसको हल करना है। जैसा कि हमने अभी आपको कलर कोड बता दिया है, ये कलर कोड का प्रश्न है, आपको उसको आसानी से हल कर लेना है। चलिए, जैसा कि नारंगी, लाल, भूरा तथा स्वर्णिम रंग बैंड वाले एक कार्बन प्रतिरोध का मान डैश डैश होगा। नारंगी का अभी हमने आपको बताया, जो कि 3 होता है, लाल का 2 होता है, तीसरा स्टेप आपका 10 की घाते भूरा कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर प्लस माइनस, चौथा स्टेप आपका होता है प्लस माइनस स्वर्णिम यानी सोना का 5% होता है। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 320 ओम, 320 ओम प्लस माइनस 5%, आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया, आप अगर आप नहीं समझे हैं तो यहाँ पर ज़रूर देखकर समझ लीजिए। अगला आपका दिया गया है, जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, 5 एम्पियर परिपथ 800 वाट से कम में अनुमत अधिकतम प्रकाश बिंदु की संख्या डैश डैश है। सही उत्तर आपका है, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि 10 बिंदु राइट आंसर है। चलिए, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जो कि 10 बिंदु प्रकाश एवं पंखे के लिए और 800 वाट से अधिक लोड नहीं होना चाहिए। ये इसका पूरा व्याख्या थी। चलिए, अगला आपका दिया गया है, यदि धारा आई तथा वोल्टेज
V और शक्ति P है के समतुल्य है। राइट आंसर आपको हमने फार्मूला कई बार बताया है, जो कि P बराबर आपका फार्मूला होता है VI। ये तो आपको सभी को पता होगा। यहाँ पर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, धातु के तार में कौन सा कण विद्युत धारा का वहन करता है? राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, जो कि इलेक्ट्रॉन करता है। ये इसका सही उत्तर है। और दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर जो होता है ये ऋण आवेश होता है, जो कि इसका आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋण आवेश होता है। अगर प्रोटॉन का निकालना है तो प्रोटॉन यहाँ पर प्लस रख देंगे तो यह आपका प्रोटॉन का बन जाएगा। प्रोटॉन जो होता है वो धनावेश होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है आपका ये उदासीन होता है। यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि 1 ओम डेड डैश के बराबर होता है। सही उत्तर आपका है, जैसा कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 10⁹ ओम। ये इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि 1 किलो ओम का मतलब देख सकते हैं, और 1 मेगा ओम 1 गीगा ओम का मतलब पूरा दिया गया है। यहाँ पर आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला है, 50 हर्ट्ज पावर आपूर्ति से संबंधित अवधि है। राइट आंसर यहाँ पर सिंपल सा आपका फार्मूला लगाना है, जैसे कि T बराबर 1/F होता है। यहाँ पर आप सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि वो 1/F का मतलब 50, यहाँ पर भाग देंगे 1 में। अगर 50 का भाग देंगे तो यहाँ पर आपका जैसा कि निकल कर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2 यहाँ पर आपका आ जाएगा, जो कि सही उत्तर आपका है। यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 20 मिली सेकेंड राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर इसको जो 0.02 लिखा है, इसे आप मिली में बदल लेंगे, जो कि 20 मिली सेकेंड हो जाएगा। राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि ओजोन परत में हो रहे छेद का कारण डेड डैश है। सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि यहाँ पर क्षोभ मंडल के बाद या ऊपर दूसरा मंडल समताप मंडल है, जिसके ऊपर ऊपरी सतह पर ओजोन अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसे ओजोन परत के नाम से जाना जाता है। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। ओजोन को सर्वाधिक क्षति पहुंचाने वाली गैस क्लोरीन होती है, जो मिश्रित रूप में पाया जाता है। CFC यानी कार्बन फ्लोरोकार्बन, जो कि फ्लोरोकार्बन, जो कि यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर CFC भी होती है और HCFC भी होती है। इसके अतिरिक्त हैलोजन गैस, जैसे कि क्लोरीन हो गई, फ्लोरीन हो गई, ब्रोमीन हो गई, आयोडीन एवं नाइट्रस ऑक्साइड भी ओजोन परत को क्षति पहुँचाती है। अगला आपका दिया गया है, जैसे कि हाइड्रोजन, सल्फर तथा ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 1, 32 और 16 है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु भार डेड डैश होगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जैसा कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि 98 राइट आंसर है। चलिए हम आपको बता देते हैं, जो कि यहाँ पर सिंपल सा फार्मूला होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन का 1 यहाँ पर 2 लगा तो 2 से गुणा कर देंगे, और सल्फर यहाँ पर 32 होता है, इसका मतलब फिर प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ पर 4 लगा है तो गुणे 4 कर देंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका 98 राइट आंसर आ जाएगा, जो कि सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक सफाई प्रक्रिया है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी पिकलिंग सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, जिस धातु पर वैद्युत लेपन करना होता है उसकी सतह के रासायनिक या यांत्रिक विधि द्वारा साफ किया जाता है। धातु उद्योग में पिकलिंग का अर्थ है धातुओं को अम्ल में साफ करने से है।
ताकि उनमें ऑक्साइड या कोई अन्य पपड़ी इत्यादि उतर जाए। धातु पर रेत, जंग, ढलाई, त्वचा इत्यादि उतारने के लिए भी यह विधि अपनाई जाती है, जो कि इसका पूरी व्याख्या थी। अगला है नाइट्रीकरण डैश डैश है। सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर सी, जो कि ऊष्मा उपचार प्रक्रिया सही उत्तर है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं, जो कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा व्याख्या के माध्यम से। नाइट्रीकरण ऊष्मा उपचार प्रक्रिया है जो कि एक धातु की सतह में नाइट्रोजन फैलाकर सतह को कठोर बनाई जाती है। यह मुख्य रूप से स्टील पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह टाइटेनियम, एल्युमिनियम और मॉलिब्डेनम में भी किया जाता है। चलिए अगला है द्रव द्वारा प्रदर्शित प्रवाह के प्रतिरोध को डैश डैश कहते हैं। सही उत्तर श्यानता कहते हैं, राइट आंसर है। जिस प्रकार से धारा के प्रवाह को रोकने के लिए प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से द्रव के प्रवाह अर्थात सतह पर लगने वाले प्रतिरोध श्यानता कहलाता है। अगला आपका दिया गया, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित अवयवों के नाम चिन्ह के मिलाप में से गलत को बताना है। सल्फर को एस से प्रदर्शित करते बिल्कुल सही है। इसका प्रतीक एस होता है, नाइट्रोजन का एन होता है, पोटेशियम का के होता है, और जो लोहा का होता है वो एफ होता है। ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है, मतलब ये सही इसका नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। लोहा का एफ होता है। चलिए आपको बता देते हैं, जो कि एफ ई होता है लोहा का, जो कि देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। धातु की अति पतली निक्षेप को डैश डैश कहते हैं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि फ्लैश प्लेट कहते हैं, राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि आपका दिया गया है यहाँ पर। उत्पादन उद्योग में प्रयुक्त शून्य विसर्जन पद का अर्थ है। सही उत्तर आपका है, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी, कोई बहिस्राव बाहर नहीं छोड़ा जाता है, राइट आंसर है। चलिए जैसा कि यहाँ पर शून्य डिस्चार्ज का अर्थ है कोई बहिस्राव बाहर नहीं छोड़ा जाता है, ये इसका मतलब होता है, जो कि सही उत्तर है। अगला है आवेशित परमाणु कहलाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा आवेशित जो परमाणु होता है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि आयन होता है, राइट आंसर है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, जो कि आपकी व्याख्या काफ़ी महत्वपूर्ण है। आयन दो प्रकार के होते हैं, जो कि धनायन एवं ऋण आयन। धनायन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, जबकि ऋण आयन इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। धनायन को पॉजिटिव से पी प्लस से प्रदर्शित करते हैं, और ऋण आयन को ई निगेटिव से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगला है निम्न में से कौन सा सबसे अधिक भारी है, आपको बताना है इसमें से सबसे भारी कौन है। अणु सबसे भारी है, जबकि अणु के ही पार्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन, एटम और प्रोटॉन, जो कि अणु के ही पार्ट होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर, जो कि यहाँ पर आपको हम बताना चाहेंगे, जो कि यहाँ पर दिया भी गया है, सबसे अधिक भारी अणु है, उसके बाद परमाणु, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1095 × 10⁻⁻28 होता है, और इसको एएमयू में निकालेंगे तो 0.00548 एएमयू होता है। दोस्तों ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसे आप ज़रूर याद रखें। और प्रोटॉन का हम बताना चाहेंगे, इसका होता है 1.6726 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। एएमयू में इसका मान देख लीजिए, ये आपके यूपीपीसीएल TG2 और यूपी आर्मिनल TG2 में पूछा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी जटिल प्रश्न पूछे जाते हैं। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.6749 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। इसका एएमयू में मान जरूर याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, सामग्री जिसका प्रतिरोध गुणांक शून्य ताप है। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, जो कि मैग्नीन होता है, सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं,
मैग्नीन का प्रतिरोध ताप गुणांक 0 होता है। शंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। कार्बन तथा पोर्सिलिन का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। जैसा कि मैग्नीन में जो होता है 80 से 85% कॉपर होता है और 12 से 15% मैग्नीन होता है और 2 से 5% निकिल होता है, जो कि आप देख सकते हैं। अगला है कांस्टेंटन में शामिल होता है। क्या शामिल होती है? सही उत्तर तांबा और निकिल शामिल होता है। राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर देख लेते हैं, कांस्टेंटन में कॉपर 60% होता है, निकिल 40% होता है। इस मिश्र धातु की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि परिवर्तित होते हुए तापक्रम पर इसकी प्रतिरोधकता रो लगभग स्थिर रहती है। इसके सभी यांत्रिक गुण मैग्नीन मिश्र धातु के समान होते हैं। चलिए, नाइक्रोम का लिए देख सकते हैं। इसमें नाइक्रोम में निकिल होती है 55 से 78% और क्रोमियम होता है, मैग्नीन होता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, और फेरस भी होता है। इसी प्रकार आप जर्मन सिल्वर में भी देख सकते हैं। इसमें दोस्तों सिल्वर नहीं होता है, जो कि यहाँ पर एग्जाम में पूछा भी जाता है। ये सब दे देता है और आपका सिल्वर भी दे देता है। उसमें आपको बताना होता है कि इसमें से कौन सा जर्मन सिल्वर में प्रयोग किया जाता है, जो कि जर्मन वो सिल्वर नहीं होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कॉपर होता है, निकिल होता है, जिंक होता है। ब्रास में देख सकते हैं 60 से 80% कॉपर होता है, 20 से 40% जिंक होता है। चलिए, अगला आपका दिया गया है, एक आदर्श धारा स्रोत में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, जो कि अनंत आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए। सही उत्तर है। चलिए, यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि एक धारा स्रोत की आंतरिक प्रतिरोध उच्च होना चाहिए तथा आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस अनंत होता है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध न्यूनतम होना चाहिए तथा आइडियल वोल्टेज स्रोत का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। अगला है, ओम का नियम निम्न के बीच संबंध से जुड़ा हुआ है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि धारा और वोल्टता, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर हम ओम के नियम के बारे में एक बार फिर से चर्चा करेंगे, जो कि जब किसी परिपथ में वोल्टेज प्रयुक्त किया जाता है तो उस परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। वोल्टेज और धारा का अनुपात प्रत्येक क्षण स्थिर रहता है, जबकि R बराबर V/I फार्मूला होता है, जहाँ की R कांस्टेंट होता है। अगला है, एक आदर्श धारा स्रोत का शून्य है। सही उत्तर आपका है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, जो कि आंतरिक चालकता राइट आंसर है। चलिए, यहाँ पर आपको बता देते हैं, एक आदर्श धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है तथा आंतरिक चालकता शून्य होता है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है चालकता प्रोपोर्शनल 1/, प्रतिरोध होता है। जैसे कि चालकता G बराबर 1/R होता है, जो कि R का मतलब प्रतिरोध होता है, G का मतलब चालकता होती है। इसका 1/ अनंत यानी 0 होता है। चलिए, अगला है, 1 वोल्ट निम्न जैसा ही होता है। सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1 जूल प्रति कूलम राइट आंसर है। चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं 1 वोल्ट बराबर आपका जूल प्रति कूलम इसका मात्रक होता है। आप इसे समझ जरूर लीजिए, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा का सुचालक है? आप सभी को पता होगा, इसमें कौन सा सुचालक है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि नल का पाइप लोहे का होता है, ये आपका सुचालक होता है। राइट आंसर है। ये सभी कुचालक दिए गए हैं, बालू, प्लास्टिक, कांच, ये कुचालक हैं। चलिए, देख लेते हैं कुचालक के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है वे विद्युत के सुचालक होते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, नल का पाइप इत्यादि। जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या न के बराबर होती है वे कुचालक होते हैं, जैसे कि रबर, माइका, प्लास्टिक, बालू, कांच आदि होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राइट आंसर आपका है, आपका सही उत्तर इसमें हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी, म्यू ए छोटा है,
मिली एम्पियर से, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जैसे कि माइक्रो का मतलब होता है माइक्रो एम्पियर यानी 10⁻⁻⁶ और मिली एम्पियर 10⁻⁻³ होता है, तो इसलिए आपका मिली एम्पियर बड़ा हो जाएगा और माइक्रो एम्पियर की तुलना में, जो कि इसका 10⁻⁻⁶ होता है। अगला आपका दिया गया जैसे कि 2 किलो ओम का मान क्या है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2000 ओम सही उत्तर है। किलो का मतलब 30 यानी 1000 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है, जो कि हमने आपको बता दिया। अगला है कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस प्रकार की विद्युत पैदा होती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि स्थैतिक विद्युत पैदा होती है। सही उत्तर है। अगला आपका दिया गया है किसी बिंदु पर 20 वोल्ट विभव है, अनंत से इस बिंदु तक 0.5 कूलाम का आवेश लाने के लिए किया गया कार्य क्या होगा। सिंपल सा फार्मूला होता है, हम आपको बताना चाहेंगे। विभवांतर बराबर होता है किया गया कार्य यानी W/Q होता है। V बराबर W/Q। V का मान कितना दिया गया है आपका, V का मान 20 दिया गया है, 20 रखेंगे और हमें क्या W निकालना है, W उसी प्रकार रखेंगे। Q का मान 0.5 रखेंगे, फिर 0.5 को इसके साथ गुणा कर देंगे, मतलब 20 के साथ 0.5 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, जैसे कि दशमलव से 0 काट देंगे तो 10 आपका सही उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी 10 जूल राइट आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला है पावर की इकाई क्या है, आप सभी को पता है, जो कि वाट होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। जैसे कि यहाँ पर धारा की इकाई एम्पियर होती है, वोल्टेज की इकाई वोल्ट होती है, आवेश का मात्रा कूलाम होता है। चलिए अगला आपका दिया गया है दो वैद्युत संपर्कों के बीच स्पार्किंग घटाने के लिए निम्नलिखित को निर्दिष्ट कराया जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संपर्कों के साथ समांतर में कैपेसिटर। राइट आंसर है। चलिए अगला आपका जैसा कि एसी परिपथ में धारा की दिशा क्या होगी। सही उत्तर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं एसी जो होती है आपकी पल पल में बदलती रहती है। इस प्रकार आपका एसी का डायग्राम होता है। आपको बता दें एक बार, एसी का डायग्राम जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार का होता है, जो कि ये पल पल बदलती रहती है। जबकि जो डीसी का होता है तो यहाँ पर इस प्रकार वो सीधा ही रहती है, वो डीसी का होता है, इसकी स्थिर रहती है। चलिए यहाँ पर आपको दिखाना भी चाहेंगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी लीजिए एसी सर्किट में करंट की डायरेक्शन पल पल बदलती रहती है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। डीसी में कांस्टेंट यानी स्थिर रहती है। चलिए अगला आपका दिया गया है जो कि 230 वोल्ट शक्ति लाइन में 3 60 वाट बल्ब समांतर में हैं। यदि एक बल्ब जल गया तो क्या होगा। तो और बल्ब जलेंगे, अगर सीरीज में होता तो सब कोई भी नहीं जलता, अगर एक खराब हो जाता तो। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया गया है, अन्य 2 बल्ब प्रकाशित रहेंगे, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यदि 3 बल्ब में से एक बल्ब जलने से दोनों बल्ब में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी समांतर में जुड़े हैं और बल्ब के एक्रॉस वोल्टेज समान ही होगा तथा वह हमेशा सेम रेटिंग की करंट लेते रहेंगे। अगला है यदि एक चालक में 120 कूलाम का आवेश 60 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है तो चालक में धारा डैश होगी। धारा आपको बताना चाहेंगे, इसमें धारा का जो फार्मूला होता है आई बराबर क्यू अपान टी होता है, जो कि यहाँ पर क्यू का मान आपको कितना दिया गया है, क्यू का मान 120 दिया गया है, 120, टी का मान 60, यहाँ भाग दे देंगे आपका 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।
चलिए, जैसा कि अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक संधारित्र यानी एक कैपेसिटर और कुंडली समांतर में है तो उसे डैश डैश कहते हैं। सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर ए, अनुरूप परिपथ यानी टर्न सर्किट कहते हैं, राइट आंसर है। ये थे आज के हमारे प्रश्न, जो कि आज के प्रश्नों को कंप्लीट किया, और कल के प्रश्नों के माध्यम से ये पूरा आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम अगला टॉपिक को लेंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए, आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।